हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। यूनिट 4 की यूनिट अपलोडेड है एंड सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ऑल नो कि हम यूनिट 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये टॉपिक भी, ये यूनिट भी ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगर इस यूनिट की भी वीडियोस आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी माना जाता है, तो आप इस यूनिट को तो ज़रूर ही प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ये भी लिंक मैं दे दूँगी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है। ओके, तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर टेक्निक्स। ये डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्डाइज मेथड्स होते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो नोमोथेटिक है। नोमोथेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी असेसमेंट किया तो उसकी पर्सनैलिटी को सिर्फ उससे नहीं कंपेयर करके जो अक्रॉस पॉपुलेशन है उससे कंपेयर किया जाता है, वो है नोमोथेटिक अप्रोच, ठीक है। कंपैरिजन किया जाता है किसी इंडिविजुअल की अक्रॉस पॉपुलेशन के साथ। ओके, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड क्वेश्चंस एंड फिक्स्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट लाइक मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, रेटिंग स्केल्स। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टू एडमिनिस्टर होते हैं, स्कोरिंग भी इसकी ईजिली की जा सकती है। एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होते हैं कंपेयर टू प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसकी बात हमने की थी कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो हाईली मीन्स कि उसमें इश्यूज होते हैं कि वो रिलायबल और वैलिड नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ इंक ब्लॉट जो पिक्चर्स होती हैं, अनएम्बिगुअस जो पिक्चर होती हैं, उसकी वजह से। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट MMPI, इसका फुल फॉर्म है द मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इस टेस्ट को डेवलप किया था स्टारके आर हाथवे ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, एंड JC मैकलिन ने, ये न्यूरो साइकाट्रिस्ट थे, ठीक है। कब डेवलप किया गया था? इनिशियल पब्लिकेशन जो था MMPI का इन द अर्ली 1940s में, बट इसको रिलीज़ किया गया था यानी पब्लिश किया गया था 1943 में। इसका आप ध्यान रखना। अब आते हैं पर्पस क्या था इस टेस्ट का। इस टेस्ट का पर्पस जो है वो ओरिजिनली डेवलप किया गया था डायग्नोज मेजर साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अडल्ट क्लाइंट्स में होते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग कहाँ पे होती है? जो पहले सेटिंग हुई थी मिनेसोटा हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा हॉस्पिटल में ही इसको डेवलप किया गया था, तो इसीलिए ज़्यादातर इसकी जो सेटिंग होती है वो हॉस्पिटल्स में ही होती है। ओके, अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें यूज़ किया जाता है एम्पिरिकल कीइंग, जिसको क्राइटेरियन कीइंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये DSM-3 में मेंशन है। आपको DSM के बारे में पता ही होगा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो की हैं ये स्कोरिंग की एक मेथड है जो DSM-3 में ही मेंशन है, उसी के बेसिस पे स्कोरिंग की जाती है। ओके, मेज़र किया जाता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड कर देती हूँ कि जो एग्ज़ाम है उसमें आता है कि क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो MMPI स्केल जो है वो क्लिनिकल टेस्ट है, आप इसका ध्यान रखना। और ये एक्चुरियल
स्कोरिंग इसके थ्रू की जाती है जो मैनुअल्स के थ्रू की जाती है। एक्चुअल स्कोरिंग की है स्पेलिंग ACTUARIAL, ठीक है। एंड ये नॉमोथेटिक मेज़र है और इसमें जो टी स्कोर यूज़ किया जाता है जिसमें कि मीन वो 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है। टी स्कोर यूज़ किया जाता है। इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना और लर्न कर लेना क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अभी इम्पॉर्टेंट तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, समझने हैं। आगे चलते हैं तो अब ये देख लेते हैं कि जो ओरिजिनली अपडेट कब हुआ था, रिफाइन कब हुआ, यानी रिवाइज कब हुआ और कितने आइटम्स हैं इन MMPI में। तो सबसे पहला जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, MMPI जो है वो रिलीज़ किया गया था 1943 में जिसमें 550 आइटम्स थे। ओके, अब फिर सेकेंड टाइम रिवाइज़ किया गया MMPI 2 जो कि 1989 में किया गया रिलीज़ एंड इसमें 567 आइटम्स थे। वहीं पर MMPI 2 को ही फिर से रिवाइज़ किया गया जिसको RF यानी रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहा गया। इसको 2000 में रिलीज़ किया गया जिसमें 338 आइटम्स थे और इसको मैक्सिमम 60 to 90 मिनट्स लगते थे, ठीक है। आपको इन पे ही फोकस करना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि फोकस किस किस पे किया गया था। ओके, तो आप इन पॉइंट्स को अभी फ़िलहाल लर्न कर लेना। टेस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाता था? दो तरीके से किया जाता था कि क्लाइंट के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को समझा जाए। फर्स्ट वैलिडिटी स्केल, सेकंड है क्लिनिकल स्केल। वैलिडिटी स्केल का मतलब है कि जो क्लाइंट है, जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट है टेस्ट का, वो सही से आंसर दे रहा है कि नहीं ये डिडक्ट करना, ठीक है। कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो रिलायबल है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, पर्सन ऑनेस्ट है, डिफेंसिव है, कंफ्यूज है वाइल टेकिंग द टेस्ट, ये डिटरमाइन किया जाता है वैलिडिटी स्केल्स के थ्रू, जिसमें कि 3 स्केल्स हैं। L स्केल यानी लाई स्केल, F स्केल यानी फ्रीक्वेंसी और इनफ्रीक्वेंसी स्केल, थर्ड है K मीन्स कोरिलेशन स्केल, ठीक है। जो L स्केल है इसमें जो पर्सन है वो फेकिंग गुड बनने की कोशिश करता है। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि जो पर्सन है वो हाई स्कोर सजेस्ट करता है जो कि ये बताता है कि पर्सन अनविलिंग टू एडमिट माइनर फॉल्ट्स, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी या इनफ्रीक्वेंसी के स्केल की बात करें तो इसके थ्रू जो पर्सन है वो फेकिंग बैड बनने की कोशिश करता है, ठीक है। वो हाई स्कोर सजेस्ट करता है, उसमें केयरलेसनेस होती है, कन्फ्यूज़न होती है, सीवियर पैथोलॉजी होती है। ओके, अब के कोरिलेशन स्केल जो है उसमें पर्सन जो है अपने ओवर पॉजिटिव सेल्फ प्रेजेंट करता है, खुद को डिफेंसिवनेस जैसी टेंडेंसी होती है उसके अंदर। तो इन स्केल्स के थ्रू इन पॉइंट्स को मेज़र किया जाता है। अब ध्यान रखना, L स्केल जो है लाई स्केल है फेकिंग गुड, F स्केल फेकिंग बैड और K कोरिलेशन स्केल ओवरली पॉजिटिव सेल्फ प्रेजेंटेशन जिसमें डिफेंसिवनेस को प्रेजेंट करता है पर्सन, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब क्लिनिकल स्केल की बात करें तो 10 क्लिनिकल स्केल दी गई हैं MMPI में। ये हम 4 की बात कर रहे हैं। इसमें जो पर्सन है उसकी क्लिनिकल कंडीशन को मेजर किया जाता है। हाई स्कोर इंडिकेट करता है कि पॉसिबल पैथोलॉजी इन दिस एरिया। ये जो है ना, आपको ये 2 कॉलम लर्न करने हैं, ठीक है। क्लिनिकल स्केल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एंड एब्रीवेशन क्या है उसका, जैसे D का डिप्रेशन है, ठीक है। HY का हिस्ट्रिया है, ओके। एंड SC का है सिक्सोफ्रेनिया, तो SI का है सोशल इंटरवेंशन। तो आपको इसको लर्न करना है क्योंकि
पूछ दिया जाएगा, ये एब्रीविएशन जो है वो दे दिए जाएंगे एंड उसके डिस्क्रिप्शन को पूछ लिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, एब्रीविएशन को पूछ लिया जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ मेजर्ड, ये मेजर क्या करते हैं, और आइटम्स नंबर्स कितने होते हैं पर क्लिनिकल स्केल में। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली वैलिडिटी स्केल ये चेक करता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो क्लाइंट हैं, वो रेडी है कि नहीं असिस्ट करने के लिए। और क्लिनिकल स्केल क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। क्लिनिकली ये बताता है कि हाउ योर मेंटल हेल्थ स्टैंड अक्रॉस 10 की एरियाज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी, जिसको MCMI कहा जाता है। इसके डेवलपर जो थे थियोडोर मिलियन थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कब डेवलप किया गया था? इनिशियली जो फर्स्ट पार्ट डेवलप किया गया था, रिलीज़ किया गया था 1977 में किया गया था, और करंट वर्जन अभी जो चल रहा है MCMI-4 वो रिलीज किया गया था 2015 में। ठीक है, ध्यान रखना आप इसका। इसका पर्पस क्या है, ये एक्सेस 2 या एक्सेस 1 क्या है, ये DSM में है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको मेज़र किया जाता है, DSM स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो DSM सेकंड के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को मेज़र किया जाता है एंड DSM के ही एक्सेस 1 क्लिनिकल सिंड्रोम को मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो MCMI-4 स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके स्केल के बारे में। तो ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर है विद 195 ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं इसमें। ये डिज़ाइन किया गया है 18 ईयर्स एंड ओल्डर्स के लिए, जो करेंटली रिसीव कर रहे हैं साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक असेसमेंट और ट्रीटमेंट को। ओके, इस टेस्ट में जैसे कि हमने MMPI स्केल के बारे में देखा कि उसमें वैलिडिटी स्केल थी, क्लिनिकल स्केल थी, तो उसी इसमें भी उस 3 तरीके की स्केल्स को यूज़ किया गया था। फर्स्ट था वैलिडिटी एंड मॉडिफाइंग इंडेक्स। ठीक है, सेकंड है क्लिनिकल पर्सनालिटी पैटर्न्स, जो कि एक्सेस सेकंड डिसऑर्डर्स हैं, मैंने बताया। थर्ड है क्लिनिकल सिंड्रोम एक्सेस 1 सिम्टम्स। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आपको इसमें भी स्केल टाइप और स्केल नेम को ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो स्केल टाइप है वो है वैलिडिटी, जिसको V वैलिडिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है मॉडिफाइंग X मीन्स की डिस्क्लोजर। थर्ड है ऑल्सो मॉडिफाइंग Y मीन्स की डिज़ायरेबिलिटी, एंड फोर्थ है मॉडिफाइंग Z मतलब कि डीबेसमेंट। ओके, तो अब आप इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। जो X डिस्क्लोजर है वो सिमिलर टू MMPI के K स्केल के सिमिलर है। ठीक है, K स्केल। ओके, और Y डिज़ायरेबिलिटी जो है वो फेकिंग गुड यानी L स्केल है ना, फेकिंग गुड यानी L स्केल। एंड वहीं पर Z की बात करें तो ये फेकिंग बैड। आप बताना ये कौन सी स्केल है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, स्केल नेम दे दिए जाएंगे और किससे सिमिलर है ये पूछा जा सकता है, और बेसिकली इन स्केल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है। अब क्लिनिकल पर्सनैलिटी पैटर्न्स देख लेते हैं। इन स्केल्स के थ्रू जो कोर ऑफ MCMI है बेसिकली वो मेज़र किया जाता है, देखा जाता है, और ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू मिलियंस थ्योरी। मिलियंस की पर्सनैलिटी थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसके थ्रू क्रॉनिक असिस्ट किया जाता है मेल एडेप्टिव पर्सनैलिटी स्टाइल को। ठीक है, तो स्केल ग्रुप 3 टाइप्स की हैं, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड। पर्सनैलिटी पैटर्न्स कौन कौन से आते हैं सीवियर में? सिक्सोटाइपल, बॉर्डरलाइन एंड पैरानॉइड। मॉडरेट में है अवॉइडेंट, डिप्रेसिव, डिपेंडेंट, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक। ठीक है,
एंड ये जो मॉडरेट डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी पैटर्न्स हैं, ये क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी डिसऑर्डर्स में आते हैं। आपको पता ही होगा क्लस्टर्स के बारे में। माइल्ड में है सिक्सॉइड, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, हिस्ट्रॉनिक एंड नार्सिस्टिक्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, स्केल ग्रुप एंड पर्सनैलिटी पैटर्न्स। ओके, अब आते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम। जो एक्सेस 1 सिम्टम्स हैं, ये स्केल्स असेस करते हैं अक्यूट करंट सिम्टोमेटिक कंडीशन को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्केल ग्रुप, एक तो सीवियर, सेकंड है मॉडरेट। सिंड्रोम कौन कौन से हैं सीवियर में? थॉट डिसऑर्डर, जिसको एसएस भी कहते हैं, मेजर डिप्रेशन सीसी, एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर पीपी। ठीक है, मेजर सीवियर परवेसिव क्लिनिकल कंडीशन है इसका पर्पस। ओके, मॉडरेट की बात करें, एंजाइटी ए, सोमैटिक सिम्टम्स एच, बाइपोलर मैनिक एन, persistent डिप्रेशन डी, अल्कोहल यूज़ बी, ड्रग यूज़ डी। इसमें कॉमन लेस परसेसिव क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को मेज़र किया जाता है। ठीक है, मॉडरेट है और ये सीवियर है। तो ये पॉइंट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, 2 नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जो कि नॉन क्लिनिकल यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कौन सी क्लिनिकल टेस्ट है वो पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस हमने टेस्ट डिस्कस किए MMPI और MCMI, उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने ये नहीं बताया, जो MCMI है इसमें भी T स्कोर यूज़ किया जाता है, और जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम जैसे MMPI स्केल में यूज़ किया जाता है, सेम इसमें भी किया जाता है। इसका भी 50 है। ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 है, इसका आप ध्यान रखना। ओके, चलिए तो कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी नॉन क्लिनिकल है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, 434 आइटम्स हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है ये, और इसमें 4 चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो कि 4th नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये यूज़ किया जाता है वोकेशनल सेटिंग्स में। ओनली ये मेज़र किया जाता है या समझा जाता है कि लाइक डिसलाइक क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं। और इप्सेटिव है, इस इप्सेटिव स्कोरिंग इस पर की जाती है। इप्सेटिव स्कोरिंग ऑफ्टन कॉल अ फोर्स चॉइस फॉर्मेट, फोर्स चॉइस फॉर्मेट। ठीक है, इसमें ये मेज़र किया जाता है कि आपका प्रेफरेंस कंपेयर किया जाता है ओनली आपके साथ। ठीक है, योर प्रेफरेंस बाय कंपेयरिंग यू ओनली टू योर सेल्फ, ना कि लोगों के साथ, पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके साथ कंपैरिजन किया जाता है, खुद के साथ। ओके, अब आते हैं ऑलपोर्ट, वर्नन, लिंजी की AVL स्केल। इसको स्टडी ऑफ वैल्यू स्केल के नाम से भी जाना जाता है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो 3 नेम है इस स्केल में, तो इसका मतलब है तीनों लोगों ने डेवलप किया है। डेवलपर्स क्या हैं? गार्डन ऑलपोर्ट, फिलिप वर्नन एंड गार्डनर लिंजी। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? फर्स्ट जो पब्लिश किया गया था 1931 में, रिवाइज किया गया था इसको 2 बार, 1951 एंड 1970 में। इसका जो थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क है वो है एडवर्ड स्प्रेंगर ने, जिन्होंने एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने 6 फंडामेंटल प्रपोज किए थे टाइप्स ऑफ मैन के, बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज़, जिसको अभी मैं बताऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल डोमिनेंट वैल्यूज़ सिस्टम फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज़ ओरिएंटेड थे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से थे या आप लर्न कर लेना। थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। ठीक है, तो इनके बस यही नेम ही आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना।
ठीक है, और किस टेस्ट से रिलेटेड है, क्या टेस्ट डेवलप किया गया है, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कटेल्स के 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। तो इसके आपको पता ही है कि इसको डेवलप किसने किया था, रेमंड बी कटेल ने। कब डेवलप किया था, फर्स्ट पब्लिश किया था 1949 में। ठीक है, बहुत सारे रिवीजन के साथ इसका 16 PF 5th एडिशन अभी करेंटली यूज़ किया जा रहा है 5th एडिशन। ठीक है, इसमें फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया गया था। फैक्टर एनालिसिस में ऑब्लिक्यू फैक्टर्स को यूज़ किया गया था, आप इसका ध्यान रखना, ऑब्लिक्यू फैक्टर। ठीक है, ऑब्लिक्यू फैक्टर को यूज़ किया गया था। इसका गोल क्या था, जैसे कि पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री एक मैप की तरह यूज़ किया जाता है, सेम वैसे ही ह्यूमन पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को, एंटायर स्ट्रक्चर को मैपिंग की जाती थी, क्योंकि आपको पता ही है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के थ्रू जो पर्सन के पर्सनालिटी को मेज़र किया जाता है। ठीक है, ओके। 16 PF टेस्ट है वो 3 टाइप्स से डेटा को कलेक्ट करता है। फर्स्ट है L लाइफ, Q क्वेश्चनायर, T टेस्ट। L लाइफ का मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल लाइफ बिहेवियर, Q का मतलब सेल्फ रिपोर्टेड थॉट एंड फीलिंग्स जो क्वेश्चनायर होते हैं उसके थ्रू, एंड T मतलब ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इन द लैब सेटिंग्स। ओके, तो कटेल्स ने भी अपने 16 PF टेस्ट में वैलिडिटी स्केल्स दिए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। 3 स्केल दी थी इन्होंने, इम्प्रेशन मैनेजमेंट जिसको IM कहते हैं इन शॉर्ट में, इन फ्रिक्वेंसी INF एंड एक्वेशंस ACQ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ओके, तो जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है ये डिडक्ट करता है फेकिंग गुड को। ठीक है, इन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिडक्ट करती है रैंडम आंसरिंग को। ओके, एंड एक्वेंस जो है ये डिडक्ट करता है यस मैम बायस को। यस मैम बायस मतलब कि पर्सन ये सेइंग, यही सेइंग का मतलब कि पर्सन को ये पूछ वो हर क्वेश्चन का आंसर ट्रू ही देगा या फिर यस देगा। ठीक है, जैसे कि आई एंजॉय बीइंग अराउंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मुझे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहना अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ, इसको भी ट्रू करेंगे। और आई प्रिफ़र टू स्पेंड माई टाइम अलोन, मैं अकेले रहना ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, अपना टाइम अकेले रहना पसंद करता हूँ, तो उसको भी ट्रू देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि पर्सन जो है वो ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, रैंडमली ऐसे ही ये सेइंग कह रहा है, समटाइम्स ट्राइंग टू बी ओवरली एग्रीएबल। हाँ ठीक है। तो वैलिडिटी स्केल तो यही करती है ना कि जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट है, क्लाइंट है, वो करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं, है ना। और इसका आप ध्यान रखना कि इसमें नो लाई स्केल होती है। ठीक है, लाई स्केल किस में है किस में नहीं है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप एक चार्ट पेपर बना सकते हो कि कौन से लाई स्केल हैं कौन से नहीं है टेस्ट में। ठीक है, ये भी नोमोथेटिक है, आपको पता ही होगा, इसमें भी T स्कोर यूज़ किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना आप। मीन भी इसकी 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या है 10 है। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। एंड ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो वैलिडिटी स्केल है 16 PF की। ओके, अब आते हैं EPQR एंड NEOPI 3। EPQR क्या है, आइजेंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर जो रिवाइज्ड है, एंड NEOPI क्या है, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इन दोनों के बारे में हम साथ में पढ़ेंगे। इसके डेवलपर्स आपको पता ही हैं कौन हैं, तो EPQ के हैं हैंस जे आइजेंग एंड उनकी वाइफ थी बीजी आइजेंग, एंड NEO के हैं
पॉल कोस्टा जूनियर एंड रॉबर्ट मैक्रियर। ठीक है, डेवलप ईयर दोनों का क्या है, EPQ का है, इसको ओरिजिनली 1975 में पब्लिश किया गया था, रिवाइज पब्लिश किया गया था इसको 1980 में, जो अभी चल रहा है यूज़ किया जाता है। और NEO की बात करें तो ये 1985 में था ओरिजिनल, बट इसका न्यूएस्ट वर्जन अप्रॉक्स 2010 में पब्लिश किया गया था। EPQ का जो साइकोलॉजिकल रूट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, साइकोलॉजिकल रूट क्या है, तो इसका तो बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक है, बट NEP का जो है वो लेक्सियल और डिस्क्रिप्टिव है। लेक्सियल डिस्क्रिप्टिव मतलब कि ये बिलीव करते थे कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो एमिनेंट है इन लैंग्वेज वी यूज डिस्क्राइब पीपल। ठीक है, लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना आप। ओके, एंड देख लेते हैं टोटल आइटम्स कौन कौन से हैं इसमें। तो EPQ में टोटल आइटम्स 100 हैं, और NEO में है 240 प्लस 1 आइटम फॉर वैलिडिटी के लिए होता है, जो कि हो जाता है 241 आइटम। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, अगर सिर्फ आइटम पूछेंगे तो 240 और उसमें एक और ऐड कर दिया जाए वैलिडिटी आइटम्स को तो 241 होता है। फैक्टर एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं दोनों में ही, है ना, एंड फैक्टर एनालिसिस के थ्रू फाइंड किया जाता है 3 फैक्टर्स को, न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रोवर्जन एंड साइकोटिज्म। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं, एंड वहीं पर NEO में भी 5 फैक्टर्स को फाइंड किया जाता है। 5 फैक्टर्स कौन से हैं मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म में ही है, न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो ओशियन वाला पार्ट था ना बिग 5 फैक्टर्स में, उन्हीं 5 फैक्टर्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, फाइंड किया जाता है। लाई स्केल EPQ में है, ठीक है, एंड जो NEO है इसमें नहीं है। ठीक है, सिंपली जैसा कि मैंने बताया एक वैलिडिटी स्केल को यूज़ किया जाता है। बेस्ट यूज फॉर बायोलॉजिकल क्लिनिकल रिसर्च एंड NEO को करियर काउंसलिंग एंड वर्क प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखना। ओके, अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये स्पेसिफिकली नेट एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है, नेट के लिए ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस कि जो EPQ है एंड NEOPI है, ये दोनों ही एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म को मेज़र करते हैं। ठीक है, दोनों ही ये सिमिलैरिटी है दोनों में। ठीक है, अब साइकोटिज्म जो है वो कोरिलेटेड है क्रिएटिविटी से, ये भी आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना। एंड साइकोटिज्म निगेटिवली कोरिलेटेड है एग्रीएबलनेस से एंड कॉन्शियसनेस से। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि जो NEOPI का जो फैक्टर एनालिसिस है वो इन्होंने ऑर्थोगोनल को यूज़ किया है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल को यूज़ किया है। ठीक है, 5 फैक्टर और 6 फैसेट्स होते हैं, तो टोटल मिला के 30 फैक्टर्स और फैसेट्स हैं। ठीक है, ओके, ऑर्थोगोनल फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया गया था, इसका आप ध्यान रखना। और ये पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।